नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आपदा पर सवाल, विपक्ष के बवाल की। उत्तराखंड धराली में विगत अगस्त माह में भीषण आपदा आई, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। कई घर, होटल और दुकान तहस नहस हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग, न जाने वहां कितने लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा वहां तुरंत ही आपदा राहत बचाव कार्य किया गया। इस आपदा के बाद सरकार के द्वारा आपदा की जांच शुरू की कि किन कारणों से आपदा ने भीषण रूप लिया। जांच का जिम्मा कर्नल अजय कोठियाल को दिया गया। जांच के बाद कर्नल कोठियाल ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आपदा विभाग की बैठक में कई ऐसी बातें बोली जो सरकार को असहज कर रही हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष को भी आपदा जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र का दौरा करने के लिए रवाना हुआ। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे दायित्वधारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के हालिया बयान ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कर्नल कोठियाल के बयान ने स्पष्ट किया कि सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़े अधूरे और भ्रामक हैं। धराली में राहत और पुनर्वास कार्यों में भारी लापरवाही ही बरती गई है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन उत्तरकाशी धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेगा। वहीं एक बार आपदा जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्नल कोठियाल के वायरल बयान से एक बार फिर राजनीति में नया सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन उत्तरकाशी धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सरकार से आपदा में हुए जान माल सहित मुआवजे को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ दर्जाधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने अपने वायरल वीडियो पर छिड़े विवाद के बाद नया वीडियो जारी कर कांग्रेस पर आपदा जैसे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का गंभीर आरोप लगाते हुए कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। 29 नवंबर को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसमें मैंने चाइना थ्रेट, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, धराली में किस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए के बारे में बोला। यह स्थान कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस संपूर्ण बातचीत से कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। कल तक जिस कांग्रेस के लिए मैं आलोचना का पात्र था, आज वही कांग्रेस मुझे हीरो बनाकर अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस सभी मुद्दों में से केवल एक बिंदु पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हम इसलिए आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय करण मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी। लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान है। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान है ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। जो व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए, पूरी तरह खत्म हो गए, उनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम व्यावसायिक मकानों का कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे नियम में नहीं है। नियम कौन बनाता है? विषय को राजनीतिक विषय बना दिया गया। कांग्रेस ने उसको एक राजनीतिक विषय बनाकर पेश किया, जो उचित नहीं है। दूसरा, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सरकार के पास,
उन रिसोर्सेज के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो हम पहले भी सामने रख चुके हैं कि लगभग 59 लोग पहले लापता पाए गए थे, या उसके बाद जब सर्च चला तो उसके बाद पता चला कि कुल 53 लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग मिल गए थे बाद में, जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, वहाँ उनकी उपस्थिति वेरीफाई हो गई थी। तो 53 का आंकड़ा अभी सरकार के पास है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि वहाँ पर 53 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और उसमें भी यदि कोई कांग्रेस को कोई संदेह लगता है, कोई आंकड़े अगर कांग्रेस पेश करते हैं, कांग्रेस कर्नल कोठियाल के आंकड़ों को पकड़ के न चले, कांग्रेस के पास क्या फीडबैक है, उस फीडबैक को क्यों नहीं सामने रखती है, वो बताए ना किस आधार पर वो बोल रहे हैं। उत्तराखंड पर अगस्त और सितंबर का महीना काफी भारी रहा था। प्रदेश को आपदा के चलते करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड आए थे। तब तात्कालिक राहत पैकेज के रूप में पीएम ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से अभी तक उत्तराखंड को 1 रुपया भी नहीं मिला। दरअसल इस धनराशि को लेने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इसी वजह से प्रदेश के पीएम मोदी की घोषणा किए गए राहत पैकेज में से 1 भी रुपया नहीं मिल पाया है। साथ ही कर्नल कोठियाल की वायरल वीडियो और उत्तराखंड कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन उत्तरकाशी धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के कामों पर हल्ला बोल दिया है। वो पीडीएनए की रिपोर्ट जाएगी तो सारा कुछ हमारा उसमें सब कुछ शामिल है। जो हमने पैसे पहले मांगे थे, पहले हमारा प्रत्यर्पण गया था, अब चूंकि पीडीएनए के बाद ही पैसा मिलता है, पीडीएनए के बाद हाई लेवल कमेटी की बैठक होती है और फिर उसमें देखा जाएगा हमारा प्रस्ताव कितना सही है, कितना मान्य है, तो जितना उचित पाया जाएगा उसके अनुसार भारत सरकार स्वीकृत। देखिए, जो हमारी क्षति हुई है, चाहे सड़कों को, पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, कृषि भूमि, हमारे मकान, तमाम जो लॉस हुए हैं उसको क्षतिपूर्ति के लिए हम पैसा मांगेंगे। और इसके अलावा हम मिटिगेशन फंड में, डीआरआर में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए पैसा मांगेंगे कि फर्दर कोई नुकसान न हो, उसके बचाव के लिए किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, किस प्रकार का उपाय किया जाना है कि फर्दर आगे आने वाले दिनों में जब बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, हमारा नुकसान न हो, उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाना है, उसके लिए भी पैसा मांगा है। उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी मांग उठा चुकी थी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देहरादून आ रहे थे तो तब भी हमने एक मांग पत्र उनके डीएम साहब के माध्यम से उन्हें दिया था। लगभग 15,000 करोड़ का हमारा अंदेशा था कि इतना नुकसान धराली में हुआ ही था। और अन्य आपदाओं की तो बात अलग है। अभी कोठियाल जी के बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार घिरती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। इनका आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन हम पहले से आरोप लगा रहे थे कि वहां पे कम से कम 150 से 200 लोग जो वहां पर रहे होंगे वो बेचारे वहां पर काल का घास बने हुए हैं। लेकिन ये राज्य सरकार है, ये जानबूझकर तथ्यों को दबाने में माहिर है। इससे पहले भी इन्होंने कई आपदाओं में यही खेल खेला है और वर्तमान स्थिति यह है, जो थोड़ा बहुत ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, थोड़ा बहुत राशि केंद्र सरकार के माध्यम से दी गई है, उसे भी अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे, वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढ रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन से मिली अधिकृत सूचना के अनुसार थराली आपदा के दौरान शुरुआत में 69 लोग गुमशुदा रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद कई बिहार और नेपाल के लोगों के मिलने के बाद में पूछताछ हुई और आंकड़ा घटकर 53 हो गया। इसके अलावा बरामद किए गए शवों की बात करें तो धराली आपदा में कुल 4 शव अब तक बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का शव धराली में ही पहले दिन बरामद किया गया था। वहीं 3 शव आर्मी कैंप से अब तक बरामद किए गए हैं, जबकि अजय कोठियाल का कहना है कि 147 लोग मलबे के नीचे दफन है। ऐसे में जाँच रिपोर्ट को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों ने अब आपदा के इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके कमलेश श्रवण, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से, और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत कमलेश श्रवण जी के साथ में। कमलेश जी, जो आंकड़ों में डिफर इतना ज़्यादा सामने आया, शायद यही वजह है कि इस विवाद ने तूल पकड़ा। आप कांग्रेस पार्टी से कह रहे थे कि भाई आपको क्या परेशानी है कर्नल कोठियाल के बयान से, आप उसको छोड़िए ना, आपके जो आंकड़े हैं वो बता दीजिए। अब खुद कांग्रेस ने भी उस चीज़ को लेकर, हम कह सकते हैं सर्वे कह लीजिए या जांच कह लीजिए, उनका अपना भी एक नतीजा है और उनका यही कहना है कि कोठियाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, देखिए जिस वक्त ये आपदा आई उस वक्त सरकार को जो बेहतर लगा, जो अच्छा लगा, जो जनहित में लगा, जो लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों को बचाने के लिए जितने संसाधन सरकार के पास थे उनको लेकर के सरकार ने लोगों को बचाने का काम किया। और आप अगर सरकार के ऊपर उस समय की आपदा को लेकर के आज ये आरोप लगाएंगे कि उस समय के आंकड़े और इस समय के आंकड़े, देखिए 19-20 का फर्क मुझे लगता है कि हो सकता है। और सरकार ने कब कहा कि हम जो है इसको फाइनल कर रहे हैं, और हम कब ये डिनाई कर रहे हैं कि कर्नल जी गलत बोल रहे हैं या कांग्रेस गलत बोल रही है। देखिए अगर कांग्रेस के पास कुछ भी सर्वे है, कुछ भी रिकॉर्ड है, कुछ भी वो लिस्ट लेकर के आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सरकार के पास और आपदा प्रबंधन के पास जाकर के डेलीगेशन के साथ बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। तो सरकार वो जो अपनी सूची है उससे उनको टैली करेगी, और टैली करेगी अगर उसमें मिलान है या उसके बाद भी लोग हैं तो उनको सूचीबद्ध करने का काम करेगी, और जो भी मदद या जो भी किसी भी तरह की कोई राहत रह गई होगी उसको पूरा करने का काम करेगी। लेकिन इस तरीके की राजनीति केवल आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए करेंगे। और सरकार को आप बताइए ना, सर्वे में आप क्या करके लाए हैं, आपने क्या देखा, आपने क्या किया, क्या आपके पास आंकड़े आए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार तो इसमें सकारात्मक है। देखिए सरकार ने उस वक्त जितना भी काम किया उसकी सराहना सबने करी, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे? सबने सराहना करी। आज अगर देखिए, आज अगर आप एक बयान के ऊपर पूरी की पूरी सरकार को ये कह दें कि वहां पर काम नहीं हुआ, वहां पर डिजास्टर का काम नहीं हुआ, वहां हमारी आर्मी ने काम नहीं किया, या वहां हमारी अच्छा काम को खाना पूर्ति कह दिया जाए, ठीक रहेगा कमलेश जी? ये कह दिया जाए खाना पूर्ति में वहां पर लोगों को तो नहीं निकाला होगा ना, लोगों को मेहनत करके निकाला होगा। काम किया हमारी मशीनरी ने, वहां आपने खुद भी देखा वहां जिस तरीके से हमारी मशीनरी लगी हुई थी, कितनी गहराई तक वहां मलबा पहुंच चुका था, कितनी गहराई तक वहां बिल्डिंगें दफन हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति ना होकर के हम सब मिलकर के अगर सकारात्मकता के साथ बैठे और इस पर विचार करें और देखें कि कहां कहां पर क्या चीजें अगर हुई, आपके पास कुछ आंकड़े हैं तो आप दीजिए। सरकार मना तो नहीं कर रही है, सरकार तो कह रही है ले आओ, आओ बैठो, आ जाओ। लेकिन अगर आप खाली राजनीति करेंगे, खाली प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केवल अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। गरिमा जी, उस वक्त जिस समय ये हमारी आपदा आई उस वक्त सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम लोगों को बचाएं। देखिए आंकड़े में मैंने कहा ना कि आंकड़े में 19-20 का फर्क हो सकता है, ये बात मैं मानती हूँ, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो उस वक्त सरकार को सही लगा, 19-20 वाला अंतर ही तो नहीं है, तभी तो इतना बवाल हो रहा है। 19-20 वाला अंतर ही तो नहीं है। हाँ मांगा है, उन्होंने मांगा है कि उन्होंने देखिए किस हिसाब से उन्होंने कहां से आंकड़े निकाले हैं, कहां से सर्वे किया है, ये चीज उनसे मांगी गई है। बैठेंगे, बात करेंगे, बताएंगे तो वो अपनी सूची से मिलान करेंगे, देखेंगे पहले कितना आंकड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे कम होकर के 53 रह गया था, क्योंकि जो लोग जिंदा थे वो लोग अपने गंतव्य को वापस चले गए, अपने घर को वापस चले गए, तो जो आंकड़े थे वो नीचे आते चले गए। एक बार को तो बहुत बड़े आंकड़े आ गए थे उस वक्त जब आपदा आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार को ये पता चला कि लोग मिलते जा रहे हैं, लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए हैं, तो वो आंकड़े कम होते चले गए। ये बात हो सकती है क्योंकि देखिए बहुत मलबा आया, बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ, और सरकार की प्राथमिकता है कि वहां पर जो हमारी जरूरतें हैं लोगों की, आपदा के तहत उनको दोबारा बसाना, उनके घर बनाना, उनके व्यवसाय को देखना, उनकी कृषि, उनकी खेती, उनके जानवर, जो सरकार का कर्तव्य है वो सरकार अपनी तरफ से वो कर्तव्य निभा रही है। कोई चीज सामने निकल करके आई है, बिल्कुल हो सकता है उसमें कुछ फैक्ट हो,
कोई मना नहीं है। कोई चीज जब सामने निकल करके आई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें गहन विचार भी होगा, मंथन भी होगा। देखिए, नहीं 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 कमलेश जी, इतना आसान नहीं होता सब कुछ। आपने कह दिया, जब हमने पहले वाले आंकड़े बताए वो भी सही, आपने कह दिया ये भी सही, हम देख लेंगे। अरे इतना आसान है? जिन लोगों के परिजनों की जाने चली गई उनसे पूछिए। आपने जो पहले आंकड़े दे दिए थे उसके बाद के आंकड़ों में जितना डिफरेंस आया है, इतने दिनों में उन लोगों के परिजन क्या कर रहे होंगे? नहीं गरिमा कहाँ तलाश कर रहे होंगे वो? जब वहां पर अगर लोगों की गुमशुदगी हुई होगी तो कुछ रिपोर्टें भी होंगी, कुछ गुमशुदगी की रिपोर्टें भी होंगी। जब वहां ये चीजें नहीं आई तो जो बेहतर लगा, जो हमारी एजेंसियों को बेहतर लगा, वो उन्होंने करने का काम किया। हमारी एक एक प्राथमिकता थी कि हम एक व्यक्ति को आपको पता है, सुनिए आपको ये बात पता है कमलेश जी, आपको ये बात पता है कि आप जिस चीज को लेकर तालियां बटोर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए, 1200 करोड़ का राहत पैकेज देकर चले गए, लेकिन इन 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में से 12 रुपए भी अब तक इन पीड़ितों को नहीं मिल पाए। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? गरिमा जी देखिए, मिल कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए, सरकार बेहतर जवाब देगी, हमारे अधिकारी बेहतर जवाब देंगे। आप सरकार में जो दल है उसकी प्रवक्ता, इसलिए मैंने आपसे ही पूछा, इसलिए जिम्मेदार सरकार और सत्ता पक्ष को ही हम कह रहे हैं, क्योंकि अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई, अब तक आकलन नहीं हो पाया डिजास्टर का, और यही वजह है कि जो 1200 करोड़ का पैकेज चला उसमें से 12 रुपए भी खर्च नहीं किए जा सकते। अब आप सोचिए उन पीड़ितों को, आप तो आकलन ही नहीं कर पा रहे, आपके आकलन में ही हर दिन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्या फायदा उस राहत पैकेज का? नहीं गरिमा जी देखिए, अभी हमारे अधिकारी भी बता रहे थे कि समय समय पर रिपोर्टें भेजी जाती है, समय समय पर मांग की जाती है, जितना बजट लगता है, जितने की मांग होती है, अगस्त और सितंबर प्रधानमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री ने देख भी लिया, समझ भी लिया, प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ के प्राथमिक राहत पैकेज की घोषणा भी कर दी, लेकिन खर्च कर पाने में असमर्थ है क्योंकि लापरवाही है, रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। नहीं लगता कि प्राथमिकता से इसको कहना चाहिए था? जो संसाधन है, गलत चीज है मैडम। सरकार के पास क्या संसाधन है? सरकार के पास ये संसाधन नहीं है कि महीने बीत जाने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते, आपकी एक जांच रिपोर्ट जमा नहीं हो पाती। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि चुनाव नहीं हो पाता। सरकार के पास क्या है? सरकार के पास क्या है? सिर्फ झूठ बोलकर आम जनता को बरगलाना, ये है सरकार के पास, ये मान लिया जाए। नहीं गरिमा जी देखिए, ये आरोप आप नहीं लगा सकती कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने लोगों को मदद भी देने का काम किया। जो क्या कहा जाए, विपक्ष कह रहा है झूठ बोला, विपक्ष की बात को मजबूत मान लेते हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता बाद में सच बोलने लग गए। अब आपके लिए गले की हड्डी हो गया वो सच, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। चलिए ठीक है मैडम, लौटेंगे। देखिए, जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि अगर जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष में है वो सही तरीके से जांच सही वक्त पर नहीं कर पा रहा, देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है, ये पढ़ा है आपने? तो कब राहत पैकेज पहुंचेगा? जब जिनका परिजन तो चला ही, क्या परिवार वाले भी उतनी ही बुरी त्रासदी से गुजरे, क्या तब जाकर कोई मदद मिलेगी? तो क्या फायदा उस मदद का? चलिए, प्रवक्ता हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदीप भट्ट जी हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, उसको ठीक कर दीजिए प्लीज। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? सर, कर्नल कोठियाल के बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। अब सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भाई आपदा में भी अवसर तलाश लिया कांग्रेस ने। देखिए गरिमा जी, आपदा को आए हुए देखिए 5 महीने हो गए हैं। अगस्त के महीने में आपदा आई थी। हाँ। और वहां पे इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अभी तक जब आप प्रभावितों के बीच में जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार उस क्षेत्र में जा रहा हूं और पहले दिन से ही हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं, और प्रभावितों के मन में जो पीड़ा है, आप ये कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति के पास उसका जो है होटल था, वहां पे होम स्टे था और बहुत बड़ा बगीचा वहां पे था, और वो सब कुछ तबाह हो गया हो, वो जो है अपने कभी कोई किसी रिश्तेदार के घर में शरण लिए हुए है, कोई किसी जान पहचान वाले के घर में शरण लिए हुए है, तो उसको कैसे उस पे उसकी आत्मा, अंतरात्मा क्या कह रही होगी, जिसके घर में पूरी शानो शौकत के साथ जो रहता था, तमाम सारी सुख सुविधाएं थी, और एक पल भर में उसका सब कुछ तबाह हो गया हो। तो और सरकार की तरफ से सरकार ये कह रही है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जिनके वहां पे होटल थे, ढाबे थे, जिनके वहां पे होम स्टे थे, आज उन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, और सरकार की तरफ से उनको 1 रुपया तक, 1 पैसा तक उनको नहीं मिला है। और ऐसे जगह पर जब हमारे आपदा से कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुखबा में आए थे, और मुखबा से
उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि देखिए हम यहाँ पे शीतकालीन यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, और एक घाम तापो एक परियोजना उन्होंने शुरू की, हम घाम तापो योजना, कि जो पर्यटक यहाँ पे आएगा वो दिन में बैठ करके गुनगुनी धूप का आनंद लेगा और गुनगुनी धूप के घाम तापेगा। लेकिन उनके घाम तापने के बयान के बाद इतनी बड़ी आपदा वहां पे आई, और बड़ा दुखद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा जरूर की थी, लेकिन उस 1200 करोड़ रुपए में से कोई 12 रुपए अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल दावे करती है, खोखली बातें करती है, और इनका धरातल पे कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे नाकामी अगर किसी की है तो हमारे स्थानीय विधायक की है। स्थानीय विधायक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो प्रभावितों के साथ खड़े नहीं है, प्रभावितों की बात सक्षम स्तर पर नहीं रख पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी और वो 1200 करोड़ रुपए अभी तक अवमुक्त नहीं हुए? हमारे विधायक कहां सोए हुए हैं? कहां सरकार सोई हुई है? इनको कितनी चिंता हमारे प्रभावितों की है, पीड़ितों की है? आप जान सकते हैं कि इनको सरकार, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी और अभी तक पैसा जारी नहीं है। हमने देखा जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए वर्णावत के ट्रीटमेंट के लिए ऐलान किया था, और तत्काल ही हमारी सरकारी सिस्टम एनडी तिवारी जी ने तुरंत वो पैसा अवमुक्त करा करके वर्णावत का ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, वो कहां सोया हुआ है? हमारी अधिकारी क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों इतनी लेट लतीफी हो रही है? और आपदा जैसे मामले में अगर इतनी लेट लतीफी सरकार कर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये और कार्यों में कितने इनकी ढील ढलाई चलती होगी। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि आपदा प्रभावितों को जो आपने ऐलान किया था, जब आप गए थे आपने उनके आंसू पोंछे थे और आपने कहा था कि हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। तो जो आपने बोला वो करके दिखाइए। आप जितने हमारे तमाम प्रभावित परिवार हैं, चलिए ठीक है, परिवार ठीक है प्रदीप जी, लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी है, केंद्रीय आर्थिक सहायता उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी हम सुनते चलते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई, अब ना वो अजय कोटियाल के बयान को हजम कर पा रहे हैं और ना ही उन चीजों को सही तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आखिर इतना डिफरेंस आया तो आया कैसे? अपने आप में बड़ी बात है, अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई, रिपोर्ट नहीं लग पाई, ये सारी लापरवाहियां आपदा जैसे मामले में कैसे बर्दाश्त की जाए? इस पर जवाब हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। शांति प्रसाद जी, आखिर क्यों लापरवाही हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो आंकड़ों में अंतर भी सामने आया, अपने आप में बड़ी बात है। आप सोचिए ना, आपने इन अजय कोटियाल के बयान से पहले जो आंकड़ा दिया था मृतकों का, वो कुछ और था। अब मृतकों के आंकड़े की आशंका बिल्कुल एक बड़े अंतर के बाद दिखाई जा रही है कि कुछ और हो सकती है। जिन लोगों को आंकड़ों में भी आपने जगह नहीं दी, उनके परिजन भला क्या कर रहे होंगे इतने दिनों तक? देखिए गरिमा जी, मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी मेरी बात से सहमत होंगे। इस समय हम सनातन युग में जी रहे हैं और सनातन धर्म की तमाम परंपराओं की देख रेख रक्षा का ठेका भाजपा ने लिया है। और ऐसे में कर्नल कोटियाल का जो बयान आता है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। अभी पैनल पे बैठे भाजपा की प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रही थी, मैं बात पूरी करूं उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक बार जंगल में ये तय हुआ कि बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाए, और जब जंगल में अव्यवस्थाएं फैलने लगी तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में उछलने लगा। तो जब त्राहिमाम होने लगी तो नीचे उतरकर
राजा के रूप में जनता को बंदर ने ये कहा कि मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ, अब तुम्हारी बकरियां ना बच रही हो, तुम ना बच रहे हो, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं। अब आ जाइए ठीक उसी व्यवस्था में, कर्नल कोटियाल कौन है? भाजपा। वही सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये अगर सच है तो अब आप समझ लीजिए ये कितने सनातनी धर्म के अनुयायक हैं। और खाली यही हो तो मैं मानूं कि चलो एक जगह गलती हुई। केदारनाथ में क्या हुआ, बात को समझिए। अगर यहां कमीशन खोरी होती तो 1200 करोड़ रुपए कब के बढ़ चुके होते। मगर क्योंकि ये आम जनमानस को देना है, आपदा की नीति नहीं है, इसलिए उत्तराखंड में मकान के नीचे मरने दबने पर 5-4 लाख रुपए का था, अब सुना 6 लाख हो गया। बाकी मुआवजे की कोई नीति नहीं है, इसलिए मुआवजा मिल नहीं रहा है। अब आप बगले झांकते रहो, अगले झांकते रहो। 6 महीने होने को आ रहे हैं और आपदा पीड़ितों में जो बर्बाद हो गए, उनके घर में राशन कहां से आ रहा होगा, उनके बच्चों की फीस कहां से आ रही होगी, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही होगी, ये चिंता नहीं है। मगर गाल बजाने में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी हम कर तो रहे हैं। और ये कितनी राजनीतिक रूप से निर्लज हो चुकी है पार्टी कि अभी भालू ने गांव में एक आदमी को मारा, महिला को, और अभी कल एक नौटियाल को मारा पौड़ी में, तो मंत्री कह रहे मर गया, अब क्या करूं बताओ, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, 6 लाख रुपए का मुआवजा है तो दे तो रहे। अब आप सोच लीजिए, जिम्मेदारियों से भागना अगर भाजपा से सीखना हो तो देख लीजिए इनके प्रवक्ताओं को, सत्ताओं को। और सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा करने के लिए नागरिकों के प्रति इनका कितना समर्पण है, यह देखना हो तो थराली और धराली देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए। कहने का मतलब है गरिमा कि हर जिम्मेदारी से भागना, नेहरू को जिम्मेदार, कांग्रेस को जिम्मेदार बता देना और विपक्ष को बदनाम कर देना, अगर यह राजनीति है तो इसके लिए निश्चित रूप से देवभूमि सनातन धर्मियों के अनुयायियों की भूमि है। और भाजपा को भर भर कर वोट देने वालों को यह समझना चाहिए कि अगर सनातनी संस्कृति की परंपराओं पर पलीता अगर कोई पार्टी लगा रही है तो यह भाजपा है। अब इनके लिए पैसा कितना प्यारा है और एक आम नागरिक नीचे दबा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए, उसको संस्कार दिलाने के लिए कितनी कटिबद्ध ये सत्ता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1200 करोड़ रुपए अभी तक 1 रुपया नहीं निकला, मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के नेता बोल रहे हैं। अब कर्नल कोटियाल ने यदि 147 से ज्यादा नीचे दबे हुए लोग हैं, तो अब ऐसे में इस शर्म वाली पार्टी को क्या इस्तीफा दे नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखियाओं को आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा? कि जब जनता की उम्मीदों पर काम करने का सवाल आए तो अगले बगले झांको, और जब चुनाव आए तो हिंदू मुस्लिम, ये आखिर कब तक चलेगा ऐसे? तराली की आपदा ने यह बता दिया है कि सत्ता में बैठे महालुटेरे निर्लज्ज किस्म के लोग हैं, इनको जब जब आप कटघरे में घेरोगे ये एक दूसरे को गालियां बकेंगे मगर जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। 6 महीने कम नहीं होते। मैं भाजपा की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को 6 दिन खाना ना खिलाओ, बस जी लेंगे? ये सत्ता में बैठे ऐसे लोग हैं। गरिमा, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहने के लिए, आप हर डिबेट में सवाल खड़े करते हो सरकार में, मुझे बड़ा दुख होता है। इतनी पवित्र पार्टी भाजपा, इतनी सनातनियों की रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा, कभी एक डिबेट तो आप सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने वाली दिखा दे। चंदा चोर ये, QR कोड लगा के चंदा केदारनाथ से ये खा जाए, सोना चोर ये, आपदाओं में लोगों को मलबे के नीचे दबाकर अपनी चीती करने वाले ये, आपदाओं का पैसा ना बांटने वाले ये, भालू जंगली जानवरों से निजात ना दिलाने वाली पार्टी ये, नौजवानों का रोजगार बेचने वाली ये, अव्यवस्थाओं को चरम सीमाओं पे पहुंचाने वाली पार्टी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। अगर यह सत्य नहीं है तो गरिमा, आपका ये डिबेट कराना, हमारा इस डिबेट में सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं। पता चुनाव 5 रुपए 5 किलो राशन में जीतना है, हिंदू मुस्लिम में जीतना है, और फिर वोट भी चोरी करना है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ये लापरवाही ठीक नहीं है। बड़ा मान चुके हैं कि उत्तराखंड से अब इनको कोई हटा नहीं पाएगा, ये वोट चोरी करेंगे, उत्तराखंड की जनता को भरगलाएंगे। और यही कारण है कि हम आपदा जैसी घटनाएं देखेंगे, केदारनाथ जैसी घटनाएं देखेंगे, और इसका समाधान एक ही है
कि भ्रष्ट बेईमानों को सत्ता से अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, वरना ये ठग उत्तराखंड से लेकर देश को लूट खाएंगे। ये वो कड़वा सच मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बड़ी तीखी टिप्पणी दे रहा हूं, क्योंकि किसी एक डिबेट में तो ये अपनी गलतियां स्वीकार लें, किसी एक डिबेट में तो कहें कि हाँ सरकार से फेलियर हुआ है। इन्हीं का नेता बोल रहा है कि हम बेईमान हैं और यही कह रहे हैं कि हम महान हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल स्थिति इनके लिए भी है। चलिए ठीक है, लौटते हैं सर आपके पास में। कैलाश जी हमारे साथ में लगातार यूएसएसएम की ओर से बने हुए, बहुत स्वागत कैलाश जी आपका भी। कैलाश जी, मुझे अच्छे से याद है कि हम जब इस आपदा पर चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि हम लोग खुद उस जगह पर जाकर पुलिस से बचकर किस तरीके से, क्योंकि लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, हमने देखा है, आपने दावे किए थे उस आंकड़े के भी जो बहुत बड़ा था सरकार के दिए आंकड़ों से, और ये कहा गया था कि बहुत सारे लोगों की वहां पर जान गई है, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू उस हद तक, उस गहराई तक शायद नहीं हो पा रहा है। उन दावों को, उन सभी बातों को दरकिनार किया जा रहा था, लोगों को जाने से रोका जा रहा था। क्या आज जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो शायद वही दबा हुआ सच है? हाँ, जय हिंद गरिमा जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी, मेरे सीनियर कर्नल अजय कोठियाल जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने धराली की चीखें सत्ता के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया और साहस किया। और ये एक सैनिक ही कर सकता है गरिमा जी, मैं स्पष्ट बताऊं कि ये एक सैनिक की इतनी हिम्मत है कि जो ये बातें वो कर सकता है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सैनिक कभी भी, कोई भी अगर सामाजिक कार्य करता है तो दिमाग से नहीं, दिल से करता है। बार बार मैं ये चीजें आपको बोलता हूं, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये कर्नल अजय कोठियाल ने के इस बयान से साफ दिखता है। जिस सच्चाई ईमानदारी से कर्नल कोठियाल जी ने धराली आपदा के सच को सत्ता के इन सफेद पोषों तक पहुंचाया, वह भले ही उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, किंतु मुखर रूप से सच्चाई बयां करने के कारण आज उनका कद उत्तराखंड की जनता के बीच बहुत ही ऊंचा हो गया है। पुनः एक मुखर सैनिक उनके अंदर देखने को मिला है गरिमा जी, और हमें इस पे गर्व है कि उन्होंने एक सैनिक की तरह अपनी बात को रखने का प्रयास किया। अब गरिमा जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले एक टीवी डिबेट में, कि जब मैंने स्वयं आपको ये चीज बताई थी कि आपदा के कुछ दिनों बाद ही हम लोग वहां पे गए थे, और लगभग 130-135 किलोमीटर पैदल चलकर, जबकि स्थिति बिल्कुल विषम परिस्थितियां थी, सड़कें पुल सब बह गए थे, लेकिन इसके बावजूद हम वहां गए थे उन लोगों की पीड़ा को जानने के लिए। वहां कोई मीडिया तब तक नहीं पहुंचा था, कोई मंत्री संतरी नहीं पहुंचे थे, और तब हमने हकीकत बताने की कोशिश की थी। तो इन सत्ताधारियों ने इसे एक राजनीतिक प्रपंच बताया। हम उन पहाड़ी परिवारों का दुख कह रहे थे जिनकी चीखें मलबे के नीचे दबी दम तोड़ रही थी। हम सरकार से चीख चीख कर पूछ रहे थे, कहां है आपका सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहां है आपका सायरन सिस्टम, कहां है आपकी जो है चेतावनी, कहां है मॉनिटरिंग सिस्टम। न कोई अलर्ट, न कोई हेलीकॉप्टर, न शासन, न प्रशासन। सरकारें सो रही थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान हमने अपने आंखों से देखा, मेरे पास वीडियो है। फावड़े, बेलचे और गैंती, पुनः बोल रहा हूं, फावड़े, बेलचे और गैंती से जो है 45 फीट नीचे मलबे से डेड बॉडी निकालने का प्रयास कर रहे थे। क्या यह प्रयास सही था? मात्र 3 जेसीबी वहां पे लगी हुई थी, जिसमें से एक खराब थी, 2 वहां पे कार्य कर रही थी। न बिजली थी, न मोबाइल कनेक्टिविटी थी। मैं तो स्वयं दिखाना चाह रहा था लाइव टेलीकास्ट आपके चैनल को वहां से, लेकिन क्या करें, कनेक्टिविटी थी ही नहीं। और सरकार उस टाइम भी ये बयान दे रही थी कि मात्र जो है 50 से 60 शव जो है मलबे के नीचे दबे हैं। और हम चीख चीख के कह रहे थे, क्योंकि हम धराली जो गांव है उनके हर पीड़ित परिवार से मिले और उन लोगों से भी मिले जो जिंदा थे। उन लोगों ने बताया हमें कि यहाँ पे बहुत सारे, उस दिन एक फंक्शन था मंदिर में और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जिस दिन वो आपदा आई थी। और हमने उसी दिन बोला था कि 150 से ज्यादा लोग जो है इसमें जो है मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुनने का प्रयास नहीं किया। और आज देखिए, आज जब उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त कोई पूर्व सैन्य अधिकारी इस बात को कहता है, तो क्या जवाब है इस सरकार के पास में? क्या ये सरकार अब जवाब देगी इसका कि ये सच है या कर्नल कोठियाल सच है या भारतीय जनता पार्टी के ये लोग सच हैं? थराली में सिर्फ घर, मकान, इंसानी नीड दबे गरिमा जी, बल्कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सरकार का ईमान भी दफन हो गया।
ठीक है। धराली आपदा ने कोई स्पष्ट आईना दिखाने का प्रयास किया। और मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार की जो करनी कथनी है स्पष्ट रूप से ये इस आपदा ने दिखाने को, आपदा के द्वारा दिखाई साफ साफ दिखता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री स्वयं आकर यहाँ पर कहते हैं कि 12,000 करोड़ हम जो है आपदा के लिए दे रहे हैं। आखिर आज तक ये उसका कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। फिर उन लोगों की मुसीबत को कौन देखेगा? उन लोगों की पीड़ा को कौन देखेगा? आखिर देखिए, और एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। वहां पे जो हमारे धराली से पहले एक हरसिल जगह है, हरसिल में कुछ सैनिकों के जो वहां पे थे, लगभग 9 सैनिक जो हैं वो भी इस आपदा में जो है डूब चुके थे, मलबे के नीचे सब जो है बरामद नहीं हो पाए थे। लेकिन खोज लगी रही और उन्होंने 700 अभी तक बरामद कर दिए। लेकिन ये इन लोगों को कहाँ है? इन लोगों की जो है न कोई काम करने की कोई इनकी शक्ति है, न ठीक है, यानी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। चलिए सर, लौटेंगे सर हम आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अरुण शर्मा जी हमारे साथ में। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे आखिर में आपके पास आई, मैंने चाहती थी कि आप सभी लोगों को सुन लें और सुन लें कि कैसे एक आपदा पर भी प्रदेश में सवाल जवाब हो रहे हैं, और जो आंकड़े सरकारी आए थे क्या वो अधूरे थे? क्योंकि जो मदद सामने आई प्रधानमंत्री की ओर से, जो राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, पहले उसे कम कहा जा रहा था विपक्षियों की ओर से, लेकिन जो कम पैकेज भी था, अगर उसे मान लेते हैं कुछ पल के लिए, वो कम पैकेज भी अब तक लोगों के लिए मदद के तौर पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जांच रिपोर्ट ही पूरी तरीके से नहीं लग पाई, आकलन ही पूरा नहीं हो पाया। महीने बीत गए, पहले तो उन लोगों को आंकड़ों में भी जगह नहीं मिली जो लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा बैठे। उनके परिजनों से पूछिए क्या बीता होगा उन पर। उसके बाद अब तक जांच पूरी ना हो पाना, अब तक रिपोर्ट ना लग पाना, और जांच में इतना अंतर होना, कोठियाल के बयान और, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर हम मानते हैं कि ऐसी आपदाओं में पूरा एकदम एग्जैक्ट आकलन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतने बड़े अंतर को कम कर देना, और फिर जब अब की स्थिति जो है उससे ये मान ले कि उस समय जो लोग कह रहे थे कि भाई जाने से क्यों रोक रहे हैं, क्या सच छुपाने की कोशिश हो रही थी? देखिए गरिमा, मुझे लगता है थराली और धराली दोनों की आपदा में हम लोगों ने कई दिन तक लगातार डिबेट की। बिल्कुल। और उन डिबेट्स में भी लबो लुबाब ये निकला था कि जहां 30, 40, 50 फीट मलबा हो, वहां कैसे पता लगेगा कि इतने गहरे मलबे में कौन दफन होगी। एक बात हमारे किसी साथी ने कही थी कि उस दिन वहां कोई मेला था मंदिर में, वास्तव में मेला था, और जिस तरह वो सैलाब आया था और जिस सैलाब ने वो जो 3 मंजिल बिल्डिंगों को जिस तरह तबाह किया था, तो वो सबके सामने था। और आज भी अगर वो वीडियो हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो इतनी तेज जो पानी की फोर्स थी उसको देखते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जब हम लोगों ने अपनी आंखों से ये सब उन वीडियोस में देखा, और उसके बाद किस तरह वहां रेस्क्यू के काम चले, वो भी हमारे सामने है सारी स्थितियां। बाकी के लोग प्लीज को म्यूट करें। अगर वो सारी चीजें हमने देखी है, और तभी हम ये बात बार बार बोल रहे थे कि जो संख्या है वो संख्या बढ़ सकती है। लेकिन गरिमा, एक चीज सारे बोल रहे हैं कि 6 महीने हो गए, क्या जो लोग लापता हुए दब गए। अरुण जी माफी चाहते हैं, आपको रोकना पड़ रहा है। और आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन भी यहाँ पर मौजूद नजर आए हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेंगे। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी लगातार बने हुए थे। अरुण जी माफी चाहेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं दोबारा से। यही कह रहा था कि उस टाइम भी हमको ये आशंका लग रही थी कि जिस तरह की वहां तबाही हुई है उसमें काफी ज्यादा लोग हताहत हुए हों, क्योंकि उसके बाद लगातार वहां रेस्क्यू चला और चीजें चली, लेकिन वो डेड बॉडीज का पता नहीं लगा। और 40-50 फीट मलबे के अंदर मुझे लग रहा था कि डेड बॉडीज का मिलना असंभव है। लेकिन 6 महीने बाद भी कहीं से ये खबर ना आना। देखिए, ये जो नंबर है, नंबर तभी कंफर्म होते हैं जब ये जग आए सूचना कि कहां से कौन लापता है। तो वो कहीं से कोई लापता होने की सूचना
हम लोगों को नहीं मिली, जिससे जिससे ये जो 147 वाली फिगर है, और निश्चित तौर पर देखिए कर्नल कोठियाल ने अगर ये फिगर पब्लिकली जारी की है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तथ्य होंगे जिसके आधार पर उन्होंने ये फिगर जारी की होगी, क्योंकि कर्नल कोठियाल को इस मामले में कोई हल्के में नहीं ले सकता और उनकी भी अपनी जांच होगी, उनको भी कहीं से तथ्य मिले होंगे तभी उन्होंने ये फिगर जारी करी होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इतने दिनों में अगर मतलब केवल उत्तराखंड से नहीं बाहर भी अन्य प्रदेशों से हमें कोई ऐसी सूचनाएं नहीं मिली कि कहीं का कोई यात्री यहाँ है और लापता हो, और तो उसी वजह से ये डाउट होता है। लेकिन चलिए जो भी होगा, ये सरकार को चाहिए कि इस पर गंभीरता से काम करे और ये जो नंबर है इसको करेक्ट करे। बिल्कुल, देखिए सच सामने आना चाहिए और सच सामने आने के बाद जल्द से जल्द लोगों तक राहत भी पहुंचानी जरूर चाहिए। उम्मीद है कि सरकार इन चीजों को जरूर ध्यान देगी और प्राथमिकता के साथ इन पर काम किया जाएगा। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।